स्वागत है आपका एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और इस शो में न सिर्फ हम आपको निवेश की रणनीतियां बताते हैं, नुस्खे बताते हैं कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे समझदारी से इन्वेस्टमेंट भी करनी है, इसी को लेकर सीख भी देते हैं। और आज एक बेहद ही खास मामला हम दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। मिलाते हैं हमारे आज के मेहमान से। फिरोज अजीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, जेपी सिंह सीईओ आईटीआई म्यूचुअल फंड, अर्नब पंड्या फाउंडर मनी एंड स्कूल। आप तीनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। तो एक पहला राउंड आप सभी से मैं एक ही सवाल के जरिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तीनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाजार की तमाम साइकिल्स देखी हैं। आप वैसे लोग भी हैं जिन्हें यूथ खास तौर से सुनता है, समझता है, उनसे टिप्स भी लेता है, सीखने की कोशिश भी करता है। जिस तरह से आप बाजार को समझते हैं, अगर मैं कल, आज और कल की स्थिति यहाँ समझना चाहूँ, फिरोज शुरुआत आपसे करती हूँ। कितने मैच्योर हुए हैं निवेशक, कितना मैच्योर हुआ है बाजार? फिरोज जी, आपको सुन के काफी बाजार और निवेशक दोनों ही मैच्योर हुए हैं। यूथ आपको ज्यादा सुनते हैं बिकॉज दे आर एबल टू रिलेट टू यू फॉर मोर देन अस। बट कमिंग दोनों बैक को मैं कहूंगी जी। सो बहुत बदलाव आया है। देखिए, आंकड़ों के आधार पे ये कह रहा हूं कि बहुत बदलाव आए हैं। आप देखें, मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट है, स्मॉल कैप पीक से सितंबर के पीक से ऑलमोस्ट 25% डाउन है इंडेक्स। और लास्ट मंथ की स्मॉल कैप की नेट फ्लो देख लीजिए, 3,800 करोड़ है। दिस इज द थर्ड हाईएस्ट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। समझदारी उसमें होती है जिसमें किताब कहती है कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो, बट जहन और दिल कहता है कि ऊपर कोई बेचना नहीं चाहता, ऊपर खरीदते हैं लोग और नीचे बेचते हैं। ये करता रहा था इंडियन रिटेल। इस रट में घुस गया था कि वही जो जो बढ़ चुका था उसको खरीदता था, जो गिर चुका था जी उसको बेचता था। बट अब समझदार हो बिल्कुल। गया है। अब मैं एक ज्वेलर, हाँ मेरा बहुत बड़ा ज्वेलर दोस्त है, वो भी कहता है जी। कि भाई गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता तो कोई खरीदने नहीं आता। तो आज की हाँ डेट में हाँ इंडियन रिटेल हैज कम 9 on 10 ऑन इट्स बिल्कुल समझदारी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। इसी समझदारी को हम आगे बढ़ाते हैं अर्नब सर, क्योंकि हम आज इतिहास में जा रहे हैं। और इतिहास में जब भी आप जाए तो युवा निवेशकों को जिस बात का हमने जिक्र किया है कि सावधान रहने की ज़रूरत है, किस किस तरह के मामले हमने इतिहास में आते हुए देखे हैं। मोटे तौर पर जब भी हम शेयर बाजार की बात करते हैं, तो किस तरह की हेरा फेरी के मामले सामने आए हैं, किस तरह से हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते हुए देखे हैं। मोटा मोटा तब में और अब में अगर इन मामलों में मैं समझना चाहूं तो कितना फर्क है, किस तरह के मामले आते थे और अब किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग प्रकार के मामले आप देखेंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल है सत्यम कंप्यूटर्स का, जो नियरली 15 साल पहले आया था। वहां पर जो अकाउंटिंग में जो फ्रॉड हुआ था, तो जिसके हिसाब से नॉट ओनली सत्यम कंप्यूटर्स में पर ओवरऑल मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल गया था। उसके अलावा आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, अनेक कंपनीज के किस्से आएंगे जहां पर उनको शायद डेट का डिफॉल्ट हुआ हो, या उनके बैंक्स हो जहां पर एनपीएस बढ़ गए हो। ये अलग अलग प्रकार के केसेस आपको आते रहेंगे। दो बड़े फर्क मैं आज की तारीख में देख रहा हूं। एक, इन टर्म्स ऑफ कि जिस प्रकार से इंडियन कैपिटल मार्केट्स मैच्योर हुआ है, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, तो पहले जो जिस प्रकार से जब ये इस प्रकार के किस्से आते थे, तब जो ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट होता था वो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पहले ये एक किस्सा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को इंपैक्ट करता था। आज की तारीख में आप देखेंगे तो इस प्रकार के किस्से सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल कंपनी और उसके प्राइस मूवमेंट्स पे असर करता है। दूसरी बात ये कि जब इस प्रकार के इश्यूज आते थे तब जो निवेशक है, जी रिटेल निवेशक, वो जी बहुत घबरा जाता। आज की तारीख में जी। वो आज लॉन्ग टर्म देख के वो अपने आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एक्शन लेता। तो ये दो निवेशक बड़े की फर्क। बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही। यहाँ निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो मैच्योरिटी समझ में आ रही है, निवेश का मकसद समझ में आ रहा है, लेकिन यही वो लोग हैं जेपी सर जो ट्रेडिंग भी करते हैं, जो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी भी करते हैं, और जब एक दिन में कोई भी खबर आ जाए, जब स्टॉक गिरता है तो उनके पैसे भी डूब जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद मेरे दोस्त ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई रिकमेंडेशन आ गई, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से इसको लेके बहुत फर्जीपना भी चल रहा है, उस तरह के स्टॉक से खरीद भी लेते हैं। अच्छा, इन जो मामलों की हम बात कर रहे हैं, इसका म्यूचुअल फंड्स पर कितना असर पड़ता है, उनकी गिरावट कितनी ज्यादा गहरा जाती है, जरा ये समझाइएगा जेपी सर। जैसा कि
म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो बनते हैं वो फंड मैनेजर परख के अपने फंडामेंटल्स देख के बाकी सपोर्ट टेक्निकल्स लेके बनाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में जो निवेश करते हैं वो जनरली इन्वेस्टर्स जो हमारे निवेशक हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल बेस्ड प्लानिंग में आते हैं और उनकी अवधि जो है निवेश की अवधि है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म रहती है, डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। सो यहाँ पे क्या कि पोर्टफोलियो परख के फंडामेंटल एनालिसिस करके हर तरह से वो बनाया जाता है एंड डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट उसका एक बेसिक अंडरलाइंग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो हम रोज बाजार में देखते हैं, जो कुछ चीजें हम ट्रेडिंग में देखते हैं, इसके अंदर इवेंट बेस्ड जो आपने प्रश्न किए, तो यहाँ पे इवेंट बेस्ड ऐसा नहीं है कि इवेंट बेस्ड कोई हो जाए बात, कोई शेयर में करेक्शन हो जाए, यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होती है पोर्टफोलियो के, कोई भी पोर्टफोलियो में डिपेंड करता है, पोर्टफोलियो के ऊपर 30, 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स होते हैं, तो और परसेंटेज के हिसाब से जितनी परसेंटेज होल्डिंग है उतना ही उसका नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो अवेयरनेस लाई गई है पिछले 10, 15, 20 सालों में, स्पेशली पिछले 5-7 सालों में ये कुछ तेजी बढ़ी है अवेयरनेस की, तो इन्वेस्टर्स, निवेशक इसके अंदर काफी मैच्योर हो गए हैं और वो ना वहां पे रिएक्शन हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अंदर जितनी हम रिएक्शन हो सकता देखें उतनी हम रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखते। और जैसे मेरे दोनों दोस्तों ने कहा कि पहले से काफी अवेयर हो गए हैं अपने निवेशक, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में काफी हद तक इसका इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। मैं चाहती हूँ कि फिरोज, क्योंकि हम जब भी शो पर आते हैं तो बहुत सारा डेटा हमें देते हैं जिसके ज़रिए समझाना और समझना भी आसान हो जाता है। फिरोज, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, देखिए हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि जो लोगों को गिरावट इस तरह का उतार चढ़ाव वो पचा नहीं पाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें, क्योंकि वहाँ पर भले ही उस तरह के स्टॉक पोर्टफोलियो में हो लेकिन वो केवल एक स्टॉक होगा, बाकी स्टॉक शायद आपके फंड की परफॉर्मेंस को ऊपर खींचने में सहायता करेंगे। लेकिन एक कंपेरिजन जो कि आप हमेशा देते हैं निफ्टी 500 और तमाम म्यूचुअल फंड्स का, अगर मैं पिछले 1 साल में कुछ कंपैरिजन, अगर आपके पास डेटा हो जरा बताएं तो हम समझ पाएंगे कि कौन कहां पे कितने पानी में रहा है। कविता जी, देखिए जैसे आपने कहा ना कि जब मार्केट गिरती है तभी रिस्क की कोई इज्जत होती है, जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो सब रिस्क को भूल जाते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड को एक डिवर्सिफाइड, वेल मैनेज्ड, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मानते हैं, तो ये जो टेस्टिंग पीरियड्स जिसको कहते हैं, जैसे जनवरी से ये कैलेंडर ईयर पता नहीं किस मौके से शुरू हुआ है कि मार्केट गिरती जा रही है, अब 3-4 दिन से रिस्पाइट आई है। इस दौर में 1 जनवरी से हमने एक स्टडी करी, राइट। एनएससी 500 2300 शेयर करीबन लिस्ट एनएससी पे हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से 500 स्टॉक्स में ही म्यूचुअल फंड का लार्ज, मिड, स्मॉल सब कुछ खत्म हो जाता है 500 में। बाकी 1800 को तो माइक्रो कैप करार दिया गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इसी से रिस्क आधी हो जाती है। अब मैं 500 की मैं यूनिवर्स दूं तो एनएससी 500 में सबसे वर्स्ट स्टॉक है, एक स्टॉक था वर्लपूल, जब तक कि मैंने 5 दिन पहले देखा था, उसकी गिरावट थी 49% की मार्च 13 को, फ्रॉम 1 जनवरी 49%, तो आधा हो गया। एनएससी 500 के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। तो अब उसमें अगर मैं स्मॉल कैप फंड देखूं तो सबसे वर्स्ट स्मॉल कैप फंड था 24% का। वर्स्ट स्मॉल कैप फंड और वर्स्ट स्टॉक, वो भी एनएससी 500 के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, 2000 में स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, उसमें भी गिरावट आती है और एवरेज थी 12% की गिरावट, और इधर स्मॉल कैप में एवरेज गिरावट ही 29% की थी। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि देखिए मार्केट में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब 40-50% गिर जाता है ना, तो डायरेक्ट इक्विटी वाले के दिल का जो बोझ होता है वो बेच देता है, और जो लॉस पेपर पे होता है उसको बुक करके डीमैट अकाउंट से अपने शेयर दे के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बुक कर लेता है। तो लॉस होना मोमेंटरीली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना लॉस बढ़ जाए कि इंसान के जज्बात हावी हो जाए, ये होता है हकीकत। इस पे मैंने स्टडी करी, 100 हमारे डायरेक्ट इक्विटी क्लाइंट जो हम नहीं कहते वो फिर भी करना चाहते हैं, उनकी मैंने स्टडी करी। 93% वो 100 क्लाइंट्स जो टॉप 100 है, वो 93 लोग 10 साल की पीरियड में म्यूचुअल फंड आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर पाए स्टॉक्स करने के बावजूद, क्योंकि जज्बात जो है ना वो आपसे गलत चीजें करवाते हैं।
अगर मार्केट ऊपर नीचे समय होती है तो थोड़ी होती है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड और थोड़ा तो कम होता है, स्टॉक्स बहुत स्थिर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब बातें इस वक़्त इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्नब जी हम तो देख रहे हैं कि लोग लोन ले के शेयर मार्केट में पैसे लगा चुके हैं और जहाँ पर घाटा हुआ है तो हमने आत्महत्या की भी केसेस सामने आते हुए देखे हैं, जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आया कि इतने घाटे का वो क्या करें, अपने घर सब कुछ दाँव पर लगा चुके हैं। अब मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी समाप्त हो गया है, तो अब 30 सेकंड का ही समय है। इंडिविजुअल स्टॉक प्लेयर्स की मैं बात करना चाहती हूँ, जो शेयर धारक होते हैं, कैसे पहचाने कि उनकी कंपनी जिसमें पैसे लगा रहे हैं वो वाकई उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई के लायक है या नहीं? क्या टिप देना चाहेंगे आप अर्नब जी? देखिए सिंपल चीज है, आप रिसर्च शेयर खरीदने से पहले या इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले कीजिए, बाद में मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, पहले खरीद लेते हैं फिर ये सब रिसर्च करते हैं, पर बाय विच टाइम इट्स टू लेट। तो रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए, कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये सब बेसिक चीजें करते हैं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए, सभी कुछ एक चीज में मत डालिए, अगर ये करते हैं तो आपको अगर कहीं पर भी तकलीफ होती है तो इट इज नॉट अ बिग इम्पैक्ट। तो यही आपको है कि इस प्रकार के माहौल में आपको सरवाइव करना है और फिर आगे जाते हुए अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना है। तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और इस पे आप अपने निवेश आधार कीजिए, तभी आपको आगे जाते फायदे होंगे। जेपी सर, यहाँ पर बाजार नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाइए, उसका हाथ पकड़ लीजिए, ये सलाह आपकी? बिल्कुल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप अपने बिजनेस पे, आप अपनी नौकरी पे, वहां पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से अपनी कमाई बढ़ा सकें। बाकी निवेश जो है, मैं कहूंगा अगर आप निपुण हो तो खुद डिसाइड करिए, वरना एक एडवाइजर की, एक म्यूचुअल जरूर उसकी हेल्प लीजिए एंड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करिए। इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करते हैं। आप तीनों ने समय निकाला और इस बेहद खास चर्चा में समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या